Hello students, class 10th once again. Today I am telling you the chapter Outcomes of Democracy. इसमें हमने पढ़ा था Accommodation of the Social Diversities. हम देखते हैं Do democracies led to a peaceful and harmonious life? क्या एक जो डेमोक्रेसी होती है वो एक पीसफुल और एक भाईचारे का जो जीवन है देश में शांति और भाईचारा स्थापित कर सकती है सिटीजन्स में, जहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्टिज्म के, अलग अलग रिलीजन वाले और अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले। तो इतने डाइवर्स कंट्री में एक यूनिटी और पीस क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सभी लोगों की प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ता है, सॉर्ट आउट करना पड़ता है। इट विल बी ए फेयर एक्सपेक्टेशन, एक फेयर एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस ए हारमोनियस और सोशल लाइफ। डेमोक्रेसी को क्या करना चाहिए, एक हारमोनियस, एक भाईचारे का जीवन, ये आशा करनी चाहिए कि हम एक डेमोक्रेटिक में भाईचारे का जीवन देखें। जो आदमी की सोशल लाइफ है, वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर में हमने ये देखा कि जो डेमोक्रेसी है एकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीज़न, कई सारे जो सोशल डिवीज़न हम देखते हैं, सामाजिक विभाजन हम देखते हैं। वी सॉ इन फर्स्ट चैप्टर में बेल्जियम ने क्या किया था, सक्सेसफुली नेगोशिएट किया डिफरेंसेस अमंग एथनिक पॉपुलेशन कह रहा है। जो अलग अलग पॉपुलेशन थी, एथनिक पॉपुलेशन थी, जो कल्चर के आधार पर बटी हुई थी, रिलीजन के आधार पर बटी हुई थी, उन कम्युनिटीज़ की प्रॉब्लम्स को क्या किया, सक्सेसफुली हैंडल किया बेल्जियम जैसे छोटे देश ने। डेमोक्रेसी यूजुअली डेवलप ए प्रोसीजर, डेमोक्रेसी क्या करती है, यूजुअली एक डेवलप प्रोसीजर होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कंडक्ट देयर कंपटीशन होता है। डेमोक्रेसी में कंपटीशन कंडक्ट किए जाते हैं। दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी, और इससे क्या होता है, जो पॉसिबिलिटी होती है टेंशन की, वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। अगर हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हैं हर कम्युनिटी को, चाहे SC ST OBC हो या अदर कास्टिज्म हो, और एक सेकुलर कंट्री डिक्लेयर करते हैं और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे जितो कॉमन सिटीजन के लिए अगर हम इक्वलिटी के लिए काम करते हैं, तो डेफिनेटली जो कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है या कंट्रोवर्सी है, वो डेफिनेटली उसका टेंशन है, टेंशनाइज अगर पीपल होते हैं, तो डेफिनेटली उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके एक इक्वलिटी देके कहीं ना कहीं एक्सप्लोजन जो होता है, यहाँ कभी कभी बहुत ज़्यादा विनाशकारी या बहुत सारा वायलेंट हो जाते हैं, जब उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व, तो कोई भी सोसाइटी हम देखते हैं परमानेंटली रिजॉल्व, कॉन्फ्लिक्ट को परमानेंटली रिजॉल्व नहीं कर पाता है कोई भी समाज, अलग अलग ग्रुप का जो होता है। बट वी कैन सर्टेनली लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंस, लेकिन हमें सर्टेनली जो ये इतने डिफरेंसेस हैं इनको क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। एंड वी कैन ऑल्सो इन्वॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंस, और हमको क्या करना पड़ेगा, वी कैन ऑल्सो सर्टेनली लर्न, सब सीखना पड़ेगा कि हम अलग अलग जो ग्रुप के लोग हैं, डिफरेंसेस जो हैं उनको सम्मान दें, और जो इसको एक एक मशीनीकरण द्वारा इसको नेगोशिएट करने का प्रयास करें जो डिफरेंसेस हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस इज आउटकम्स, डेमोक्रेसी हम देखते हैं जिसके परिणाम आते हैं वो बेस्ट आते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स, यानी रिजाइम्स कहते हैं शासन करना, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में जो शासन किए जाते हैं, ऑफन टर्न ए ब्लाइंड आई, हमेशा उनकी क्या होती है, एक ब्लाइंड आई। ब्लाइंड आई का अर्थ है कि आंखें होती है भी वो देखते नहीं, प्रॉब्लम अनदेखा कर देते हैं, ब्लाइंड आई रखते हैं, सप्रेस, और जो इंटरनल अंदरूनी रूप से सामाजिक अंतर होता है या जो विरोध करते हैं लोग, उनको उनकी तरफ वो ब्लाइंड आई, अनदेखा कर देते हैं। और एबिलिटी अगर हम देखें कि जो सामाजिक अंतर हम देखते हैं रिच वर्ग या पुअर क्लास के बीच में,
जो एबिलिटी होती है उसको हैंडल करने की अंतर को, और जो डिवीज़न होता है विभाजन, और कन्फ्लिक्ट होता है डिवीज़न क्यों, कन्फ्लिक्ट से ही डिवीज़न होता है क्योंकि डिफरेंसेस होते हैं, कम्युनिटी में डिफरेंसेस होते हैं, उसके कारण कन्फ्लिक्ट होता है और उससे भी डिवीज़न हो जाता है। इस दस ए डेफिनेट प्लस पॉइंट है डेमोक्रेटिक रिजाइम्स का एक, जिसमें हम सोशल डिफरेंसेस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें हर एक कम्युनिटी के लिए पॉलिसी स्कीम्स बनानी पड़ती हैं ताकि एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी से कंट्रोवर्सी कम से कम हो। जैसे हमने देखा था एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका देखा था, वहाँ पर जो सिंगाली लैंग्वेज थी उसको क्या किया था, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था, और सिंगाली बोलने वालों के लिए गवर्नमेंट जॉब में छूट दे दी गई थी, और बौद्ध रिलीजन को एक ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया था। तो जिससे जो तमिल कम्युनिटीज़ के थे, चाहे इंडियन तमिल थे या श्रीलंकन तमिल थे, उन लोगों ने एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन था श्रीलंका की गवर्नमेंट से। इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने से वहाँ की गवर्नमेंट ने मना कर दिया, और आखिरकार क्या हुआ, वहाँ सिविल वॉर हुआ, लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा अपना, लाखों लोग बेघर हो गए और दूसरे देश में जाके शरण लेनी पड़ी। कई लोग मारे गए इसमें, इस गृह युद्ध में, क्योंकि एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन ना देने के कारण वो इतना बड़ा ट्रेजेडी वहाँ पर हुआ। हम कह सकते हैं कि इट इज़ नेसेसरी, यह बहुत ज़रूरी है ये समझना कि दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। डेमोक्रेसी में केवल यही नहीं कि एक मेजॉरिटी ले ली गवर्नमेंट ने और उसी के ओपिनियन को हमें फॉलो करना है। द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क, तो मेजॉरिटी में हमें क्या क्या चाहिए, हमेशा नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी। मेजॉरिटी वर्क को हमेशा से माइनॉरिटी वर्क के साथ क्या करना है, अल्पसंख्यक लोगों के साथ, यानी कि जो संख्या में कम तो हैं, जो वीकर सेक्शन है, जो पुअर है, अनएजुकेटेड है, अननोन है, उनके साथ मिलके क्या करना है, गवर्नमेंट के फंक्शंस में काम करना है। जो गवर्नमेंट का फंक्शन होता है, काम है, जो रिप्रेजेंट जनरल व्यू, एक ओपिनियन बनाना है, जनरल व्यू बनाना है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जो हैं, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, जो ओपिनियन है वो हमेशा से परमानेंट तो रहते नहीं है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, हम देखते हैं रूल बाय मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी के द्वारा रूल किया जाता है जिसको बहुमत बोलते हैं, डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी। हम देखते हैं हमेशा से जो मेजॉरिटी के द्वारा जो रूल किया जाता है, कम्युनिटी रिलीजन के क्षेत्र में अगर हम देखें, उनका जो काम होता है, या रेस या लिंग्विस्टिक ग्रुप जो कई भाषाएं बोलते हैं, रूल बाय मेजॉरिटी। रूल बाय मेजॉरिटी का अर्थ क्या है, बहुमत से वाली सरकार का शासन का अर्थ क्या होता है कि बहुमत, हमने कह दिया किसी पार्टी को बहुमत मिल गया, मेजॉरिटी मिल गई, तो उनके द्वारा जो रूल किया गया है, इसका मीन्स है इन ईच केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन एंड ग्रुप में कैन फॉर्म ए मेजॉरिटी। इलेक्शंस में हम देखते हैं अलग अलग पर्सन या अलग अलग जो ग्रुप होते हैं वो क्या कर सकते हैं, कैन फॉर्म ए मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मिल सकती है उन्हें। डेमोक्रेसी रिमेन डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी कब डेमोक्रेसी रहती है, ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन एज ए चांस ऑफ बीइंग मेजॉरिटी, जब तक कि हर नागरिक को एक चांस मिले एक मेजॉरिटी में बनने का उस टाइम पीरियड में। यानी कि हम हर कम्युनिटी के लिए इक्वलिटी ला रहे हैं, इक्वलिटी दे रहे हैं, तब उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या है, इक्वलिटी देखी जा रही है, कम्युनिटी, एक कम्युनिटी को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। इफ समवन इज बैड, यदि किसी को रोका जाता है फ्रॉम बीइंग ए मेजॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, जन्म के आधार पर उसे मेजॉरिटी ना मिले, एक डिस्क्रिमिनेशन किया जाए कि इसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, दूसरे स्टेट में हुआ है या ये अदर रिलीजन्स का है, इधर अलग भाषाएं बोलता है, तो हम ये देखते हैं अगर मेजॉरिटी ना मिले तो देन डेमोक्रेसी रूलर सीज टू बी एकोमोडेटिव फॉर द पर्सनल ग्रुप। क्या कर सकते हो, सीजेज करते हैं, एकोमोडेटिव होते हैं वो फॉर द पर्सन और ग्रुप के लिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक शत्रु के रूप में दिखाया गया है, यहाँ पर एक विशाल जाइंट को,
और दूसरी तरफ ग्रीटिंग दिखाया गया है। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। टू इमेज जो देख रहे हैं हम, डिफिक्ट टू डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट, दो अलग अलग प्रकार के इफेक्ट देख रहे हैं हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। कैन हैव वन सोशल डिवीजन, जब समाज का विभाजन होता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होता है, इक्वलिटी नहीं दी होती है, मेजोरिटी नहीं बन पाती है, तो उस कंडीशन में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में जब डिवीजन होता है, टेक वन एग्जाम्पल फॉर ईच इमेज, हम एग्जाम्पल देख सकते हैं और इनके बाद में हम इसमें पैराग्राफ भी लिखेंगे कि एनिमीज में और ग्रीटिंग फॉर्म में क्या, एनिमी फॉर्म की क्या नुकसान है और ग्रीटिंग फॉर्म की। यानी अगर देश में हम पीस, शांति क्रिएट कर रहे हैं या ब्रदरहुड, एक भाईचारा क्रिएट कर रहे हैं, इक्वलिटी क्रिएट कर रहे हैं और कम्युनिटी को एक मेजॉरिटी ग्रुप में ला रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? देश में डिवीज़न नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लोग मूवमेंट नहीं करेंगे, लोगों को अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और अदर जो फैसिलिटीज वो मिलने लगे तो डेफिनेटली लोग विरोध नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर हम देखें डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन को देखें, जो डिग्निटी है और फ्रीडम है जो सिटीजन का, उसको देखें, सम्मान और स्वतंत्रता देखें। अगर हम डेमोक्रेसी में हम स्टैंड करते हैं मस्ट सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म, डेमोक्रेसी को तो हमें अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ वहाँ पर रूलर को हम चूज नहीं कर सकते हैं और जहाँ हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं, जहाँ हमें फ्रीडम नहीं है, तो ऐसी कंट्री से, बेशक डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हाउसिंग प्रॉब्लम है, फूड की प्रॉब्लम है, क्लोथ शेल्टर्स, या गरीबी देखी जाती हो या करप्शंस देखा जाता हो, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आफ्टर 5 years हमको जो एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार मिला है, तो ये डेमोक्रेसी में एक सबसे बड़ी फ्रीडम हम कह सकते हैं। बेशक यहाँ हमें गरीबी से, अशिक्षा से और बेरोजगारी से हमें आज़ादी ना मिली हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी को हमने अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, क्योंकि एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में जो रूलर होते हैं वो खुद ही डिसीजन लेते हैं देश के लिए, आइदर वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होते हैं लोगों के लिए कि पीपल या जनता उनका अपोज करेगी या जनता के लिए उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना है। हाँ, क्विक डिसीजन लिए जा सकते हैं, ये थोड़ा सा मैं अच्छा कह सकता हूँ, और वो क्विक डिसीजन जो लेते हैं वो अपने राज्य के लिए, अपने स्टेट के लिए या देश के लिए, वो इफेक्टिव हो सकता है या लेस इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में इनएफिशिएंट होती है, करप्टेड होती है यहाँ पर गवर्नमेंट, और इनस्टेबिलिटी भी रहती है हम कह सकते हैं, क्योंकि कई बार कोलिजन गवर्नमेंट बनती है तो गवर्नमेंट में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा डिसीजन न लिया जाना हम देखते हैं। तो हर जो इंडिविजुअल होता है वांट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट फील करता है क्योंकि उसे आज़ादी मिली होती है, फ्रीडम मिली होती है, वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, किसी भी भाग में सेटल हो सकता है, कोई भी प्रोफेशन चुन सकता है, कोई भी रिलीजन बदल सकता है। तो जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में ही हम देख सकते हैं। हम गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट स्ट्राइक्स कर सकते हैं, स्ट्राइक करने की आज़ादी है हमें, अपोज कर सकते हैं, हम उस रूलर को चेंज कर सकते हैं हम। तो हम अक्सर देखें ऑफन कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, विवाद होते हैं अमंग इंडिविजुअल्स में, बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू टू रिस्पेक्ट। किसी वर्ग को, किसी कम्युनिटी को या किसी कम्युनिटी के एक इंडिविजुअल को शायद ये लग सकता है कि उसे एक कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी नहीं दी जा रही है या इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है किसी जगह पर। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट, जो पैशन होता है रिस्पेक्ट के लिए और फ्रीडम के लिए, दो चीज़ है। हम हर कम्युनिटीज को, हर इंडिविजुअल को प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, इसको इग्नोर करते हुए
एक इक्वलिटी प्रोवाइड करें। तो डेमोक्रेसी में रिस्पेक्ट और फ्रीडम क्या है, इनका एक अपना वैल्यू है। डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो पूरे वर्ल्ड में जो हम डेमोक्रेसीज देखते हैं, रिकॉग्नाइज किस रूप में रिकॉग्नाइज है, दैट एटलीस्ट इन प्रिंसिपल, इनके जो सिद्धांत हैं, दिस हैज बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्री ऑफ वेरियस डेमोक्रेसी। कई सारे वेरियस डिग्रीज हैं और कई सारे वेरियस जो डेमोक्रेसीज हैं, उनमें हम ये देखते हैं कि वेरियस जो फॉर सोसाइटी विच हैव बीन बिल्ट फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन, जो सोसाइटी है जो उसका निर्माण हुआ है, विच हैज बीन बिल्ट फॉर लॉन्ग, लंबे समय के बाद, ऑन द बेसिस सबऑर्डिनेशन के बेस पर, और डोमिनेशन यानी कि अपर कास्ट के लोगों के द्वारा लोअर कास्ट का हमेशा से डोमिनेशन किया गया है, सप्रेस किया है उनको। इट इज़ नॉट ए सिंपल मैटर, ये कोई सिंपल मैटर नहीं है टू रिकॉग्नाइज कि हर एक इंडिविजुअल को या हर एक कम्युनिटी को एक पहचान दिलाना, एक इक्वलिटी देना या एक रिस्पेक्ट देना आसान काम नहीं है। टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन, हम अगर डिग्निटी ऑफ वुमेन्स की बात कर रहे हैं अपने देश में, तो लंबे समय तक तो यहाँ पर जो वुमेन्स थी उनको राइट टू वोट ही नहीं था, न सोसाइटी में एक इक्वलिटी थी, एक बॉयज़ और गर्ल में डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता था, चाहे एजुकेशन हो या जॉब में इक्वल वेजेस हो, और पॉलिटिक्स में चाहे उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, हम कह सकते हैं कि उनकी जो सीट्स हैं उनसे रिलेटेड हो, तो हर जगह पर हम देखते थे वुमेन्स क्या की जाती थी, इग्नोर की जाती थी, उनको उनके लिए ज़्यादा पर वैल्यू नहीं दी जाती थी, उनको समाज में वोट देने के करीब राइट नहीं थे उनको, और समाज में कहीं भी समानता नहीं देखी जाती थी। तो एक अंतर था, एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, मैं कह सकता हूँ मेल और फीमेल में। तो जब तक ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, हम क्या कर सकते थे, एक सोसाइटी को हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में इस्टेब्लिश नहीं कह सकते थे, जहाँ वुमेन्स को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता था। सिंपल मैटर, तो मोस्ट सोसाइटी में हम देखते थे पूरे संसार भर में, और हिस्टोरिकली जहाँ हम देखते थे, इवन अमेरिका में तक आज़ादी के बाद भी महिलाओं को वोट देने के राइट नहीं थे। तो ये बताता है कि संसार में हर जगह पर डोमिनेट किया जाता था, उनको उनके अधिकार नहीं मिले थे। मेल डोमिनेटेड, पुरुष प्रधान समाज था, पुरुषों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, एक फैमिली में कहो या सोसाइटी में कहो। जो वुमेन्स थी वो डोमेस्टिक वर्क तक ही सीमित थी, यानी घर के कामों तक ही सीमित थी, पॉलिटिक्स से या सोसाइटी से, समाज से उनका ज़्यादा संबंध नहीं था। दे वर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सोसाइटी एज वेल एज इन द पॉलिटिक्स, इसलिए उनको वोट देने का राइट भी नहीं था। और हमने पढ़ा था कि न्यूजीलैंड ऐसा पहला कंट्री बना था वर्ल्ड में जो वोट देने का राइट था महिलाओं को। लॉन्ग स्ट्रगल के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद, बाई वुमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टुडे। आज हम देखते हैं रिस्पेक्ट टू इक्वल ट्रीटमेंट, एक वुमेन्स को भी हम क्या करते हैं, एक रिस्पेक्ट देते हैं, इक्वली ट्रीट करते हैं। चाहे उनको हम एजुकेशन में इक्वलिटी देखें, सबसे बड़ी बात, या हम किसी जॉब में इक्वलिटी देखें, या इक्वलिटी वेजिस में इक्वलिटी देखें, कि बहुत सारे सेक्टर्स में हम ये भी देखते थे, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर थे वहाँ पर वुमेन्स जो काम करती थी, तो हम देखते थे कि उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था वहाँ पर। तो वहाँ पर उनको इक्वल वेजेस नहीं दिया जाता था मेन के अकॉर्डिंग, सेम वर्क के लिए। तो वहाँ पर भी उनको क्या किया गया, इक्वलिटी दी गई, इक्वल ट्रीटमेंट किया गया वुमेन्स को। और नेसेसरी, ये बहुत नेसेसरी किए गए। तो हम ये देखते हैं, दैट डज नॉट मीन दैट वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। अब इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वुमेन्स को हमेशा से हम क्या करते हैं, इक्वली ट्रीट करते हैं या रिस्पेक्ट देते हैं। कई बार हम देखते हैं सोसाइटी में उनके लिए कुछ इस तरह के रूल्स बनाए जाते हैं
जो सोसाइटी में आज की जनरेशन में एजुकेटेड सोसाइटी में शायद एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे अर्ली वैदिक, अगर हम अर्ली पीरियड की बात करें ब्रिटिश टाइम पर, यहाँ पर वुमेन्स को जब फोर्सली जला दिया जाता था सती सिस्टम के तहत, तो उस टाइम पर भी हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्या था, एक अत्याचार देखा जाता था। तो अब इसका अर्थ ये नहीं कि हर जगह पर हम वुमेन्स को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं रिस्पेक्ट के साथ, बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज, पर जैसे हम देखते हैं जो सिद्धांत है रिकॉग्नाइज, इट बिकम कैशियर फॉर वुमेन टू वेज। लेकिन ये क्या गया है, ईजियर, बहुत ईजी हो गया, इट बिकम ईजियर फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ अनएक्सेप्टेबल, जो क्या है अनएक्सेप्टेबल है लीगली और मॉरली भी। तो अब लेकिन अगर हम महिलाओं को देखें उनके लिए एक अच्छा हो गया वेज कहते हैं एक लहर को, एक लहर क्या हो गई है, लहर शुरू हो गई है, लहर बन गई है। स्ट्रगल जो होता है अगेंस्ट, इसके तहत महिलाओं के, वुमेन्स के एक्सप्लॉयटेशंस के अगेंस्ट एक वुमेन सोसाइटी क्या हो गई है, महिला का समाज, या उसमें पुरुष भी हैं, वो अवेयर हो चुका है अपने अधिकारों के प्रति। जो डिस्क्रिमिनेशन हम अर्लियर में देखते थे एक फैमिली में या एक सोसाइटी में, तो वो अब ना हो। तो इसलिए अब क्या हो गया है, अब वो जागरूक हैं, ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा एजुकेटेड हैं। पॉलिटिक्स में देखिए, यहाँ सोसाइटी में एक सोसाइटी कब आगे बढ़ सकती है, जब एक वुमेन का एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो पॉलिटिक्स में, तभी महिलाओं के लिए क्या बन सकते हैं, कुछ अधिकार सुरक्षित हो सकते हैं, कुछ लॉ बन सकते हैं उनके लिए, और अनएक्सेप्टेबल थे, व्हाट इज नाउ अनएक्सेप्टेबल लीगली भी और मॉरली भी अब स्वीकार नहीं है। कानूनी रूप से कहें या नैतिक रूप से कहें, इन नॉन डेमोक्रेटिक में हम देखते हैं सेट ऑफ दिस अनएक्सेप्टेबली वुड नॉट हैव लीगल बेसिस। वहां तो डेमोक्रेटिक में तो कानूनी बेस पर कानून के द्वारा प्रोटेक्शन दिया गया है, वुमेन्स की डिग्निटी कहें, रिस्पेक्ट कहें, फ्रीडम कहें समाज में, या एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन कहें डेमोक्रेसी में, उनका इनरोलमेंट कहें, तो एक लीगल प्रोसीजर के द्वारा कानून की मदद से उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है डेमोक्रेटिक कंट्री होने के कारण। लेकिन जो हम देखते हैं उन कंट्रीज में जहां पर नॉन डेमोक्रेटिक हैं, सेटअप अनएक्सेप्टेबल होते हैं, वो स्वीकार नहीं करते हैं, लीगल बेसिस नहीं है वहां पर, बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ, लेकिन जो सिद्धांत है, क्योंकि इंडिविजुअल का फ्रीडम और डिग्निटी का, स्वतंत्रता और एक आत्मसम्मान का, डिग्निटी का, सम्मान का, वुड नॉट हैव द लीगल एंड मोरल फोर्स देयर, वहां पर कोई कानूनी रूप से या एक नैतिकता नहीं देखी जाती। यानी एक जो नॉन डेमोक्रेटिक हैं, हमने देखा था एक एग्जांपल, अगर हमने क्लास 9th का, वहाँ पर हमने चाइल्ड जो कंट्री था, वहाँ पर उस चाइल्ड कंट्री में जो अगस्तो पिनोचेट था, जिसने सेल्वाडोर एलांडे का शासन क्या किया था, ओवरथ्रोन कर दिया था, कॉन्स्पिरेसी रची थी, एक क्या कहते हैं उसको, मार दिया, टॉर्चर किया उसको काफ़ी, और फाइनली 11 सितंबर 1973 को सेल्वाडोर एलांडे ने एलांडे की मौत हो गई, बॉम्ब ब्लास्टिंग में उसको मार दिया, जिसमें एक अमेरिका का भी हाथ था ऐसा बताया जाता है। तो हमने ये देखा ऐसे कंट्रीज में, वहाँ पर हमने ये देखा था, एक खास देखने वाली बात थी कि जब एक एयर फोर्स का एक ऑफिसर जो था एल्बर्टो वेस्लेट, उसने अगस्तो पिनोचेट की जो कूप थी उसको ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो फाइनली अगस्तो पिनोचेट बिकम वेरी एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव हुआ वो, और उसने अगस्तो पिनोचेट और उसके जैसे अदर ऑफिसर जो थे जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया था उसके कूप को ज्वाइन करने से, उनको क्या कर दिया, गायब करवा दिया, यानी कहीं पर उनका कत्ल कर दिया। तो बेसिकली फिर क्या हुआ, उसके बाद भी रुका नहीं वो, क्योंकि वो उसका एक जो शासन था निरंकुश था, वो एक डिक्टेटर सा बन गया था वो आर्मी का को। उसने एल्बर्टो वेस्लेट की वाइफ को और उसकी बेटी को जेल में डाल दिया,
और वहाँ जाके उनको क्या किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। ये लाइन हमने पढ़ी थी कि आप देख सकते हैं कि एक ऐसा रूलर जहाँ पर वुमेन्स को फ्रीडम नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं अपने अधिकारों को, अपने अधिकारों के फेवर में बात नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर उनके पास एक डर का माहौल रहता है। तो जहाँ पर हम देखते हैं जो सिद्धांत हैं, वो जो फ्रीडम है और डिग्निटी है, उनके सम्मान को और उनकी आज़ादी को कोई लीगल फोर्स नहीं कर सकते, प्रोटेक्शंस नहीं मिलता है कानून के द्वारा और नैतिकता के आधार पर। और इसी तरह से हम कास्ट इनइक्वलिटी भी देखते हैं। जो कास्ट इनइक्वलिटी है, पूरी तरीके से जो कास्ट इनइक्वलिटी है उसको दूर करने के लिए एक लॉ का प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से कास्टिज्म कभी जाएगा ही नहीं, कम ही नहीं होगा। कास्टिज्म के साथ साथ अदर चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी। डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो डेमोक्रेसी जो हम देखते हैं भारत में है स्टैंड द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज, जो डिसएडवांटेज के दावे हैं और डिस्क्रिमिनेटेड देखते हैं, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है जो कास्टिज्म है फॉर इक्वल स्टेटस, तो उनको एक समान रैंक दी जाए, इक्वल दर्जा दिया जाए और एक समान अवसर मिले उन्हें। देयर आर इंस्टेंसेस, से कई उदाहरण है स्टिल ऑफ कास्ट बेस, जो कास्ट के आधार पर देखते हैं हम इनइक्वलिटीज देखी जाती है, एट्रोसाइड्स हैं, बट दीज लैक द मॉरल एंड लीगल फाउंडेशन। लेकिन क्या होते हैं, मॉरली अगर हम देखें और लीगली देखें जो फाउंडेशंस हैं इनमें कमी देखी जाती है, क्योंकि हर जगह पर हम कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी तो देखते ही है, जाति के आधार पर हम अंतर देखते हैं या जाति के आधार पर असमानता देखते हैं हम। परहैप्स इट इज़ अ रिकॉग्नाइजेशन दैट मेक, लेकिन परहैप्स क्या है, एक रिकॉग्नाइजेशन है दैट मेक ऑर्डिनरी सिटीजन वैल्यू दियर डेमोक्रेटिक राइट्स। जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उनके क्या है, वैल्यूज हैं दियर डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी, अगर हम डेमोक्रेसी से क्या करें, एक्सपेक्टेशन करें, आशा करें। ऑल्सो फंक्शंस, ये क्या करती है, एज ए क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, कि क्या कोई एक ऐसा क्राइटेरिया बना सकते हैं जिससे हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री को क्या करें, ऑब्जर्व कर सकें कि डेमोक्रेटिक कंट्री में ये इक्वलिटी मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, वुमेंस को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और हम गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और एक कास्ट किसी भी कास्ट के व्यक्ति को एक इक्वलिटी में लीगल प्रोटेक्शन उसे दी जाए। तो क्या ऐसा कोई एक्सपेक्टेशंस डेमोक्रेसी से ऐसी हम आशाएं लगा सकते हैं कि एक ऑल्सो फंक्शन हो सकता है कि जो क्राइटेरिया है हमारा किसी डेमोक्रेटिक कंट्री को ऑब्जर्व करने का, व्हाट इज द मोस्ट डिस्टेंसिव अबाउट डेमोक्रेसी, सबसे ज़्यादा डिस्टेंसिव एक अंतरता हमें डेमोक्रेसी में क्या देखने को मिलती है, इट एग्जामिनेशन नेवर गेट ओवर, कि यार जो डेमोक्रेसी का जो एग्ज़ाम होता है, जितना बड़ा देश होता है, जितने ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री में चैलेंजेज होते हैं, जितना ज़्यादा एग्ज़ाम उसे देखना पड़ता है, जैसे गरीबी देखते हैं हम, अशिक्षा देखते हैं, बेरोजगारी देखते हैं, भ्रष्टाचार हम देखते हैं, और क्या कहते हैं कास्टिज्म हम यहाँ पर देखते हैं, और क्या कहते हैं स्वास्थ्य की समस्याएं हम देखते हैं। तो बहुत सारे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में चैलेंजेस आते हैं, एक चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं तो दूसरा चैलेंज उनके सामने आ जाता है। तो डेमोक्रेसी का जो एग्ज़ाम है, जो परीक्षाएं हैं, जो गवर्नमेंट को चैलेंज करनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती है, वो कभी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होती हैं। एज डेमोक्रेसी पासेस वन टेस्ट, जैसे हम देखते हैं डेमोक्रेसी एक परीक्षा में पास हुई, इसको एक दूसरा टेस्ट पास करना पड़ता है। अगर किसी एक कम्युनिटी के लिए कोई एक स्पेशल राइट्स बनाए जाते हैं उनके कास्टिज्म को एक लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए, तो हम अक्सर देखते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने एक कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाया, तो हम यहाँ ये देखते हैं कि दूसरी कम्युनिटी वाले जहाँ पर उनकी कम्युनिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने से, ज़्यादा प्रेफरेंस देने से अदर कम्युनिटी वाले क्या करने लग जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं।
तो डेमोक्रेसी के सामने हमेशा से क्या आते हैं, इस तरह के जो चैलेंजेस हैं, किसी कम्युनिटी के लिए कोई रूल्स बनाना है या इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना है या फ्रीडम देना है, कास्टिज्म को दूर करना है, अनटचेबिलिटी को एक लीगल प्रोटेक्शन के तहत हटाना है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टास्क पूरा करना पड़ता है। इट प्रोड्यूस अनदर टेस्ट कह रहा है, एक टेस्ट पास करती है और दूसरा टेस्ट एग्जाम देना पड़ जाता है। दूसरी समस्याएं आ जाती हैं, आप कह सकती हैं। एक समस्या से जैसे सॉर्ट आउट होते हैं तो दूसरी समस्या आ जाती है उनके पास। एज पीपल गेट सम बेनिफिट, हाँ हम कह सकते हैं कि जो पीपल है उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं डेमोक्रेसी में। दे आस्क फॉर मोर एंड मोर वांट, वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं डेमोक्रेसी में, इवन बेटर, और उससे बेटर चाहते हैं। दैट इज़ वाई हम देखते हैं व्हेन वी आस्क पीपल, जब हम लोगों से पूछते हैं अबाउट द वे डेमोक्रेसी फंक्शन, यानी कि एक डेमोक्रेसी के फंक्शंस के बारे में, दे विल ऑलवेज कम अप विथ मोर एक्सपेक्टेशन, उनको हमेशा से एक ज़्यादा आशाएं होती हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं वो, पहले से ज़्यादा उनको इक्वलिटी या इक्वल रिप्रेजेंटेशन, उन्हें समाज में और ज़्यादा वैल्यू दी जाए। एंड मैनी कंप्लेन, और बहुत सारी शिकायतें भी करते हैं, वो आशाएं भी लगाते हैं। द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग, ये फैक्ट जो है पीपल का कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, इट इज इटसेल्फ ए टेस्टिमोनी, एक अपने आप में एक टेस्टिमोनी है जो डेमोक्रेसी के सफलता की कहानी कहता है। इट्स शो दैट पीपल हैव डेवलप अवेयरनेस, ये बताता है कि जो लोग हैं यहाँ पर, लोगों ने क्या किया है, अवेयरनेस डेवलप की है। डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि जैसे एजुकेशन बढ़ती है, अवेयरनेस आई है, उनमें अपने अधिकारों के लिए वो जानते हैं या जागरूक हुए हैं, अवेयर हैं, वो अलर्ट हैं। तो ये बताता है कि जो अवेयरनेस है पीपल ने डेवलप की है और एबिलिटी है उनमें टू एक्सपेक्ट एंड लुक क्रिटिकली, एक आलोचना कर सकें पावर होल्डर्स के अगेंस्ट एंड द हाई एंड द माइटी, जो हाई हैं और जो माइटी हैं, शक्तिशाली हैं। अब पब्लिक एक्सप्रेशन जो होता है, जनता का एक्सप्रेशन सेटिस्फेक्शन करने का, डिससेटिस्फेक्शन का, असंतुष्टि का, यानी लोग अपनी असंतुष्टि भी व्यक्त करते हैं डेमोक्रेसी के लिए। शो द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये एक सफलता की क्या बोलता है, कहानी कहता है। इट ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट, ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्म भी करता है पीपल्स को फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट, जो स्टेटस है सब्जेक्ट का, इनटू दैट ऑफ सिटीजन्स। मोस्ट इंडिविजुअल जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से, आज हम देखते हैं ये यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं दैट देयर वोट मेक डिफरेंसेस टू द वे टू गवर्नमेंट, उनका जो वोट है उससे क्या हो सकता है, इस डिफरेंसेस, अंतर आ सकता है गवर्नमेंट के वे में, जो उनका काम करने का तरीका है, जो चलती है गवर्नमेंट, एंड टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, और अपने जो उनकी आत्म रुचि है, सेल्फ इंटरेस्ट है, जो सोचते हैं या जो उनके लिए जो उनके विचार हैं, उनसे क्या कर सकते हैं, वो उनमें एक सोच डेवलप हुई है कि कहीं ना कहीं उनके वोट से या उनकी कम्युनिटी से एक गवर्नमेंट पर क्या हो सकता है, एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसी तरह से हम इसमें देख रहे हैं जो इकोनॉमिक्स, अगर हम आउटकम्स देखते हैं, आर्थिक जो परिणाम आते हैं डेमोक्रेसी में, अक्सर हम देखते हैं इसमें अगर हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं अबाउट डेमोक्रेसी में, एक फैसिनेट है ये, दिस इज हाउ इट शुड बी फॉर डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी के लिए है, अपील टू सम ऑफ आवर डीप वैल्यूज, जिसमें हमारी जो डीप वैल्यूज हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। दिस डिबेट कैन नॉट बी रिजॉल्व इन ए सिंपल मैनर, इन डिबेट्स को, जो ये चर्चा चल रही है, डिबेट चल रहा है, इसको हम आसानी से रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं सिंपल मैनर में। बट सम डिबेट्स अबाउट डेमोक्रेसी, लेकिन कुछ डिबेट ऐसे होते हैं, कुछ चर्चाएं ऐसी होती हैं डेमोक्रेसी के बारे में, कैन एंड शुड बी रिजॉल्व, उसको रिजॉल्व किया जा सकता है बाय रिफरिंग टू सम फैक्ट एंड फिगर, कुछ फैक्ट और फिगर के द्वारा। द डिबेट अबाउट द इकोनॉमिक
आउटकम्स। जो डिबेट्स हैं इकोनॉमिक आउटकम्स के बारे में डेमोक्रेसी के, इज वन सच डिबेट, वो ऐसा डिबेट है। अगर हम इकोनॉमिक डिबेट आर्थिक आउटकम्स देखें, आर्थिक परिणाम देखें देश में, ओवर द ईयर्स हम देखते हैं मैनी स्टूडेंट ऑफ द डेमोक्रेसी हैव गैदर्ड केयरफुल, बहुत सारे स्टूडेंट जो थे डेमोक्रेसी के हैव गैदर्ड, एक जगह इकट्ठा हुई है, केयरफुल, वो बहुत सावधान है, केयरफुल है, एविडेंस है उनके पास टू सी व्हाट द रिलेशनशिप ऑफ डेमोक्रेसी विद इकोनॉमिक ग्रोथ। एक डेमोक्रेसी का इकोनॉमी, जैसे हम देखेंगे अगर एक देश में सारी इंडस्ट्रियां बंद हो जाएं, प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाए, लोगों के पास रोजगार ना हो खरीदने के लिए, और किसानों के पास जो उनकी फसल है उसके लिए उनको अगर कोई बायर ना मिले खरीदने वाला, तो आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमी जो होगी, अगर देश में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, रोजगार नहीं लोगों के पास, तो वहाँ इकोनॉमी क्या होगी, देश की जो जीडीपी होगी अभी आप देख रहे हैं कि माइनस में चली गई। तो कारण यही है, यहाँ ज़्यादा से जो इंडस्ट्रियां हैं उनके बाद मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़्यादा फंड नहीं है, पैसा नहीं है, अपने कर्मचारी एम्प्लॉयज़ को देने के लिए उनके पास सैलरी नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए हैं, घर आ गए हैं, और किसानों के पास उनके क्रॉप्स को खरीदने के लिए कोई खरीदार नहीं है, क्योंकि उत्पादन अगर थोड़ा सा हुआ भी है तो यहाँ पर आप खरीदार नहीं है। और लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी ख़राब हो गई है क्योंकि परचेजिंग जो पावर है वो काफ़ी क्या हो गई है, नीचे हो चुकी है। लोगों के पास पैसा नहीं है, इंडस्ट्रियों के पास ज़्यादा प्रोडक्शंस करने के लिए फंड नहीं है, बहुत सारी इंडस्ट्रियां बंद है, और मैन्युफैक्चरिंग इस बार हो नहीं रहा है, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे कंट्री, तो देश की नेशनल इनकम पर भी इसका इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो हम ये देखते हैं किस तरीके से जो इकोनॉमी है, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो वो भी अगर हम देखें उसमें भी कहीं अगर हमें कमी नज़र आती है, तो इससे क्या होता है, रिलेशनशिप जो हम देखते हैं डेमोक्रेसी का इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जो रिलेशन है, एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखते हैं, एक वर्ग है उसके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो आसानी से कठिन समय पे सरवाइव कर लेता है, लेकिन वहीं जो मजदूर हैं यानी जो वर्कर हैं एज अ लेबर्स हैं, जो फार्मर्स हैं या लैंडलेस फार्मर्स हैं, तो उन लोगों के लिए जो स्थिति है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी बहुत बुरी है। क्योंकि अगर लोगों में देश में लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो बेसिकली उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, भुखमरी की स्थिति आ जाएगी, और एक वक्त में जब इंडस्ट्रीज के पास पैसा नहीं होगा अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट ही नहीं कर रही है कंपनी, तो वो क्यों अपने एम्प्लॉयज़ को रखेगी, वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करेगी, डेली वेजिस पर रखेगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं टेबल एंड कार्टून्स की मदद से ये बताने का प्रयास किया गया है, हेयर प्रेजेंट सम ऑफ द एविडेंसेस हम यहाँ देख रहे हैं। माई गुडनेस लिटिल फेला, हाउ फार डिड यू फॉल डाउन, तुम कितने ऊपर से नीचे गिरे हो। एक पुअर किड्स को इसमें दिखाया गया है और प्रयास किया गया है, यू टेल मी, जहाँ पर उसे हाउसिंग प्रॉब्लम है, उसके पास पक्का घर नहीं है, जहाँ उसको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, अगर हॉस्पिटल में जाता है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, स्कूलिंग है वो शिक्षा नहीं ले पा रहा है, हंगर भूख भोजन नहीं है उसके पास। तो ये जो बेसिक चैलेंजेज हैं, यानी कि इससे जो इकोनॉमिक स्थिति है, सिचुएशन है, वो बहुत ख़राब हो जाती है। अगर लोगों के पास घर नहीं होंगे, अच्छे गंदगी में रहेंगे, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, नहीं है उनको, उनके पास अच्छा नहीं है इनकम, तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ा पाएंगे,
और बच्चे कुपोषित हो जाएंगे और अशिक्षित रह जाएंगे और उन्हें भूखमरी का, जैसे इस टाइम पर हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को इस बंद होने के दौरान इंडिया में एक भूखमरी का सामना करना पड़ा था। लाखों लोगों को पैदल चलना पड़ा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था उनके लिए। ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल न होने के कारण कई जगह पर हमने देखा उनके साथ हादसे हुए, कई लोग मारे गए इस कंडीशन में और कई लोग को भूखमरी देखनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो अव्यवस्था होती है, मिसमैनेजमेंट हम देखते हैं, या जो कुशासन हम कह सकते हैं, मेल गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये प्रयास किया जाता है कि गवर्नमेंट हमेशा से फॉर द पीपल है, लोगों के लिए है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए है और वहां पर जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, और गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट जहां पर हम आवाज उठाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हम अगर इसको देखें टेबल 1 में शो करता है कि ऑन एन एवरेज जो डिक्टेटोरियल रिजाइम्स हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं जो तानाशाही वाला शासन हम कह सकते हैं, हैव हैड ए स्लाइटली बेटर क्या है वहां पर रिकॉर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स हैं या नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स हैं वहां पर हम इकोनॉमिक कंडीशंस देखें, ग्रोथ देखें तो हमको वो ज़्यादा बेटर दिखाई देती है, कहता है वो, क्योंकि वहां पर क्विक एक्शन लिया जाता है और पीपल के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं कि उसे कोई भी अगर कानून पास कराना है, कानून बनाना है, कोई भी बिल पास करना है, उसको कानून बनाना है लास्ट में, तो उसके लिए उसको ऐसा तो है नहीं कि हर जगह हर मेंबर्स से उसको सलाह करके फिर अदर हाउस में भेजना है या प्रेसिडेंट की साइन लेने हैं। वहाँ पर वो राजा है तो क्विक एक्शन लेने के कारण इफेक्टिव एक्शन लिए जाए तो वो काफ़ी एक अच्छा रिजल्ट ही देती है जो बताया गया है। बट व्हेन वी कंपेयर दीज रिकॉर्ड, लेकिन जब हम ये रिकॉर्ड पुअर कंट्रीज का कंपेयर करते हैं वर्चुअली नो डिफरेंसेस हमें नजर आते हैं। इसी तरह टेबल 2 में शो करता है दैट विद इन डेमोक्रेसीज में देयर कैन बी वेरी हाई डिग्री ऑफ इनइक्वलिटी। हम देखते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ज़्यादा हमें हाई डिग्री दिखाई देती है, इनइक्वलिटी की असमानता दिखाई देती है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील की बात करें जो टॉप 20% पीपल एंड टेक अवे, किस तरीके से मोर देन 60% जो है उनकी जो नेशनल इनकम हम देखते हैं लिविंग लेस देन 3% से नीचे है बॉटम में, और 20% पॉपुलेशन जो हम देखते हैं 20% पॉपुलेशन अगर हम देखें उसमें 3% से भी नीचे उनको मिलता है। कंट्री जैसे डेनमार्क है, हंगरी है, इस मामले में वो थोड़ा सा बेटर है। हम कार्टून के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इनइक्वलिटी देखी जाती है और जो अवसर है, अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें, लोगों को अवसर नहीं मिल पाते हैं, अवसर की कमी रहती है। और एक कास्टिज्म तो हम देखते ही हैं, पॉवर्टी हम देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हम देखते हैं, इलिटरेसी देखते हैं, और क्या कहते हैं इल ट्रीटमेंट देखते हैं हम हॉस्पिटल्स में। तो प्रॉपर जो भी बेसिक नीड्स हैं वो बेसिक नीड्स तो चैलेंजेज ही हैं। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है अगर वो बेसिक नीड्स को ही अवेलेबल नहीं करा पा रही है तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या वैल्यू है। तो मुझे तो लगता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री की ज़्यादा वैल्यू नहीं है अगर वो जो मेजर चैलेंजेस के सामने आ रहे हैं उसको उनको सॉर्ट आउट नहीं कर रहा है, जिस उद्देश्य के लिए पीपल उन्हें चूज करती है। वो सोचती है एक देश में उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, अच्छी फैसिलिटी मिले, उनके बच्चे अच्छे स्कूल्स में जाएं, वहाँ उनको एक अच्छी एजुकेशन मिले जिससे एटलीस्ट वो क्या बने, एक स्किल्ड बने, ट्रेंड बने, वैल्यूएबल बने, और देश में जो इकोनॉमी है उसके लिए एक अच्छा अपना कंट्रीब्यूशंस दें। ऐसा कब हो सकता है जब वो स्किल्ड हो, ट्रेंड हो, तो क्या करेंगे, उनकी मैन पावर बढ़ेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और नेशनल इनकम बढ़ेगी और एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे, मैन्युफैक्चर अगर होगा। और देश में मैन्युफैक्चर ही नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, अनस्किल्ड वो लोग हैं तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, एक भुखमरी की कंडीशन आ जाएगी देश में, जो अर्थव्यवस्था कहेंगे हम,
अर्थव्यवस्था में सारी चीज़ें आती हैं, देश का ट्रांसपोर्टेशन आता है, टेलीकम्युनिकेशन आता है, एजुकेशन आता है, हेल्थ आती है। तो हम देख रहे हैं कि आज हमारे पास हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं, हमारे पास उतनी अच्छी एजुकेशंस नहीं है, स्किल्ड। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इन सब चीज़ों से लड़ना पड़ता है। और न जाने हमेशा हमारे इलेक्शन के टाइम पे यही मुद्दे होते हैं, हम इन्हीं मैटर्स पर क्या करते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं कि हमें ये बेसिक नीड्स नहीं मिली है, या अभी भी हम इनइक्वालिटी देख रहे हैं, अभी भी हम वुमेन्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ रहे हैं हम यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं हमें इसके लिए सोचना होगा। एंड गवर्नमेंट, हमें ऐसी गवर्नमेंट चुननी पड़ेगी जो इफ़ेक्टिव हो, सफिशिएंट और इफ़िशिएंट भी हो, और इसमें लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए, हर कम्युनिटी के लिए वो ध्यान दे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।